नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप 72,825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक हैं और ये जानना चाहते हैं कि कितनी बचत करने से आपका आयकर शून्य हो जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप किसी अन्य भर्ती में नियुक्त शिक्षक हैं तो भी ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, ताकि आप इसकी सहायता से अपने आयकर की गणना कर सकें और आप अपना आयकर बचा सकें। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी एक सूचना मात्र है। स्थान, परिस्थिति, विभिन्न प्रकार के भत्तों आदि के कारण विभिन्न व्यक्तियों के वेतन में भिन्नता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच में नियुक्त शिक्षकों की कि इनका वर्ष 2020-21 का कुल वेतन कितना माना जाएगा, अर्थात इनकी कुल आय कितनी मानी जाएगी। तो जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके मार्च माह से लेकर अगले वर्ष के फरवरी माह तक के वेतन की गणना एक वर्ष के आयकर के लिए की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के शिक्षकों के आयकर की गणना की बात कर रहे हैं। यदि आप द्वितीय बैच से संबंधित हैं तो इस वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच जाइए। वहां पर द्वितीय बैच वाले शिक्षकों के वेतन से संबंधित आयकर की गणना के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर जो शिक्षक प्रथम बैच में नियुक्त थे मार्च 2020 में उनको 4200 रुपये ग्रेड पे मिल रहा था। 4200 ग्रेड पे पर मूल वेतन होता है 39,900 रुपये और इस पर 17% की दर से इनको महंगाई भत्ता 6,783 रुपये मिल रहा था। इसमें 1,340 रुपये इनको मकान किराया भत्ता भी मिल रहा था। इस प्रकार इनका जो कुल वेतन था वो 48,023 रुपये था। इस वेतन में से कुछ शिक्षकों का TDS, GIS और NPS भी काटा जा रहा था। सभी शिक्षकों की गणना यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो शिक्षकों का वेतन होता है उसकी ही बात कर रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून तीनों माह में भी यहाँ पर जो शिक्षक थे उनका वेतन 48,023 रुपये ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं हुई है। जो 17% महंगाई भत्ता पहले मिल रहा था, बाद में भी यही 17% महंगाई भत्ता मिल रहा था। जुलाई में शिक्षकों का इंक्रीमेंट लगा और इंक्रीमेंट लगने के बाद 41,100 रुपये इन शिक्षकों का मूल वेतन हो गया और इस पर भी 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो 6,987 रुपये होता है और इनको 1,340 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा था। कुल मिला के इन शिक्षकों का जो वेतन था वो 49,427 रुपये था। यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो ऐसे शिक्षकों की कर रहे हैं जो 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच में नियुक्त हुए हैं और उनको 1,340 रुपये यानी कि ग्रामीण मकान किराया भत्ता मिल रहा है। अन्य प्रकार के मकान किराया भत्ता मिल रहे हैं तो उसके बारे में भी कैलकुलेशन आगे दी गई है। तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर इनका वेतन कितना होता है। तो जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी महीनों में इन शिक्षकों का वेतन इतना ही रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर DA को फ्रीज कर दिया गया है और पूरे वर्ष शिक्षकों को 17% ही DA मिला है। इस DA में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण इस वर्ष शिक्षकों की जो आय है वो पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम नज़र आएगी, क्योंकि पिछले वर्ष शिक्षकों को जो 7वें वेतन आयोग का एरियर है उसकी भी एक किस्त मिली थी। यहाँ पर जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको 6,908 रुपये बोनस का भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन शिक्षकों का पूरा वेतन हो जाता है 5,94,416 रुपये। इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार का DA का एरियर नहीं मिलने वाला है, आपको केवल बोनस का एरियर मिलेगा जिसकी राशि है 6,908 रुपये। कुछ जिलों में ये पूरी की पूरी राशि ही आपके बचत खाते में भेज दी जाती है, जबकि कुछ जिलों में 25% राशि आपके बचत खाते में भेजी जाती है और 75% राशि आपके PPF अकाउंट या GPF अकाउंट में भेजी जाती है। इस बार सरकार द्वारा आयकर की गणना के लिए 2 व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। एक तो है पिछले साल जो व्यवस्था लागू थी आप उसके अनुसार अपने आयकर का भुगतान कर सकते हैं, और दूसरी है नई व्यवस्था। तो आपके पास में जब विवरणिका आएगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी वाली व्यवस्था अपना रहे हैं।
इस बात का उल्लेख आपको अपनी विवरणिका के ऊपर करके स्पष्ट रूप में देना है, अन्यथा गलत तरीके से आपका टैक्स कट सकता है और जो टैक्स का अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है, आपको यहाँ पर हानि भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी वाली व्यवस्था चुन रहे हैं। जो पिछली वाली कर प्रणाली थी उसमें बहुत सारी अभ्यर्थियों को रियायतें दी गई थी और जो नई वाली कर प्रणाली है इसमें आपको किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलने की है। पिछली कर प्रणाली में आप एचआरए पर छूट का लाभ ले सकते थे, आप 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ ले सकते थे, परंतु इस बार यहाँ पर आपको ये लाभ नहीं मिलने का है। पिछली वाली जो व्यवस्था थी उसमें होम लोन का इंटरेस्ट भी आपका टैक्स फ्री होता था, परंतु नई वाली में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इसके अलावा आप 80C के तहत बहुत सारी छूट पिछली वाली आयकर व्यवस्था में ले सकते थे, जैसे जीपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, सामूहिक बीमा, व्यक्तिगत बीमा, गृह ऋण का भुगतान, ट्यूशन फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, 80C के अंतर्गत अन्य कोई भी बचत। इस प्रकार की सारी बचतें जो नई व्यवस्था है उसमें समाप्त कर दी गई है और आप कितनी भी बचत कर लीजिए उस पर आपको टैक्स का लाभ नई व्यवस्था के अनुसार नहीं मिलने वाला है। आपको धारा 80CCD के तहत भी एनपीएस पे जो 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती थी वो भी अब नहीं मिलेगी। आपको किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, विकलांग बीमा आदि की जो छूट पहले मिलती थी वो नई व्यवस्था में नहीं मिलेंगी, पुरानी व्यवस्था में ये छूट जारी रहेंगी और ये नियम इस साल लागू है। अगले साल क्या व्यवस्था हो इस बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस साल आपके पास में विकल्प है कि आप पुरानी व्यवस्था से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नई व्यवस्था में आपको किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपने बचत कर रखी है तो आपको 100% पुरानी व्यवस्था का ही यहाँ पर चुनाव करना चाहिए। नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में आयकर कैलकुलेशन के लिए क्या अंतर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के संबंध में क्या नियम है वो देख लेते हैं। तो देखिए 2.5 लाख तक पिछले साल भी इनकम टैक्स शून्य था, पिछली व्यवस्था में भी और इस व्यवस्था में भी 2.5 लाख तक आयकर शून्य है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% इनकम टैक्स देना था, यहाँ पर भी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% इनकम टैक्स देना है। यहाँ पर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% इनकम टैक्स देना था। यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख तक के लिए 2 टैक्स स्लैब बना दिए गए हैं। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आपको 15% टैक्स देना है। यदि आप 10 लाख से अधिक कमाते हैं तो उस पर 30% टैक्स देना था। यहाँ पर यदि आप 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना है और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक यदि आप कमाते हैं तो आपको 25% टैक्स देना है और इससे अधिक कमाएंगे तो आपको 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पर पहली जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत यदि आपकी आय 5 लाख से कम हो जाती थी तो आपको 12,500 रुपए की छूट मिल जाती थी, जो नई व्यवस्था में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जो 50,000 रुपए की मानक कटौती मिलती थी वो नई व्यवस्था में आपको नहीं मिलेगी। यानी कि नई व्यवस्था में आपका जितना वेतन है उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स देना है और जो आपका टैक्स दोनों व्यवस्थाओं में बनेगा उस पर आपको 4% उपकर भी देना है। यदि आपने इस साल कोई बचत नहीं की है तो आपको इस साल कितना टैक्स देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं कि दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत कितना टैक्स ऐसे अभ्यर्थियों पर कितने रुपए लगेगा जिन्होंने कोई बचत नहीं की है। तो कुल आय हमने आपको बता दी है 5,94,416 रुपये इस साल 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच के अभ्यर्थियों ने कमाया है। इस पर इनको 50,000 रुपये की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। 50,000 की मानक कटौती घटाने के बाद में इनका वेतन हो जाएगा 5,44,416 रुपये। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकांश जिलों में 87 रुपये GIS के काटे जा रहे हैं। यदि आपके यहाँ भी काटे जा रहे हैं तो आपको उस पर 1,044 रुपये की 80C के तहत में डिडक्शन मिल जाएगी और इस प्रकार से आपका कर योग्य कुल वेतन हो जाएगा 5,43,372 रुपये। इसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। तो टैक्स की गणना इस प्रकार से की जाएगी। पहली व्यवस्था के अंतर्गत जो पुरानी वाली व्यवस्था है उसकी बात हम कर लेते हैं। 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जो आपकी इनकम है वो 2.5 लाख रुपए होगी और इस पर आपको 5% की दर से आयकर देना है जो 12,500 रुपये हो जाता है। 5 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम है वो 5 लाख से लेकर 5,43,372
रुपए तक है, यानी कि आपकी जो इनकम है 5 लाख से ऊपर 43,372 रुपए है, इस पर आपको पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत 20% टैक्स देना है, जो 8,674 रुपए हो जाता है। इस प्रकार से हिसाब लगाएं तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार आपका इनकम टैक्स हो जाता है 21,174 रुपए, और इस पर आपको 4% उपकर भी देना है, तो 4% उपकर हो जाता है 847 रुपए। इस प्रकार से पुरानी व्यवस्था के अनुसार आपको, यदि आपने कोई बचत नहीं की है, तो 22,021 रुपए आयकर देना पड़ सकता है। जो आयकर की गणना है वो निकटतम रुपयों में होती है, इसलिए ये राशि जो है थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है। अब बात करते हैं, यदि आप नए वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि आपकी जो आय है वो 5,94,416 रुपए है, और मानक कटौती का लाभ आपको नई व्यवस्था के अंतर्गत नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 5,94,416 रुपए ही वेतन रहेगा। आपको 80C के तहत जो यहाँ पर 1,044 रुपए की छूट मिली थी वो भी नहीं मिलेगी। तो आपकी जो कर योग्य आय होगी 5,94,416 रुपए होगी, यानी आपने बचत नहीं की है। तो यहाँ पर आप 5,43,372 रुपए पर टैक्स दे रहे थे, जबकि आप नई व्यवस्था के अनुसार 5,94,416 रुपए पर टैक्स देंगे। 2.5 लाख रुपए तक नई व्यवस्था के अंतर्गत भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपकी जो इनकम होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है। इस पर आपको 5% की दर से 12,500 रुपए टैक्स देना है, और 5 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम है वो है 94,416 रुपए। इस पर आपको 10% इनकम टैक्स देना है। तो इस हिसाब से देखें तो 10% आपका होता है 9,256 रुपए। कुल मिलाकर जो आपका टैक्स हो जाता है वो 21,756 रुपए हो जाता है। इस टैक्स के ऊपर 4% टैक्स आपको देना है, जिसको उपकर कहते हैं, अंग्रेजी में सेस कहते हैं। ये 870 रुपए होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कुल मिलाकर जो इनकम टैक्स होगा वो 22,626 रुपए होगा। यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन का कंपैरिजन करते हैं। यदि आपने कोई बचत नहीं की है तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार आपको लगभग 22,000 टैक्स देना है, और नई व्यवस्था के अनुसार आपको 22,626 रुपए के आसपास टैक्स देना है, यानी कि आपको पुरानी व्यवस्था के अनुसार इस साल टैक्स देने में फायदा है। तो आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि आप पुरानी वाली व्यवस्था का ही चुनाव करें। यदि आपको शहरी मकान किराया भत्ता ना मिल रहा हो तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा की दशा में दोनों आयकरों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि आपने इस साल 44,500 रुपए की बचत की है तो आपका इनकम टैक्स पुरानी व्यवस्था के अनुसार जीरो कैसे हो सकता है। तो यदि आपको आयकर जीरो करना है तो इस बात का 100% ध्यान रखना है कि आपको पुरानी वाली व्यवस्था ही अपनानी है, और आपका जो बचत होनी चाहिए 80C के अंतर्गत 80CC-D के तहत वो 44,500 रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी आपका आयकर जीरो हो सकता है। ये नियम केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए लागू है जिनको 1,340 रुपए मकान किराया भत्ता मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,94,416 रुपए कुल वेतन यहाँ पर हो जाता है। इसमें से 50,000 रुपए की मानक कटौती मिलने के बाद में 5,44,416 रुपए रह जाता है, और यदि आपने बचत कर ली है 44,500 रुपए की, 44,500 रुपए की बचत करने के बाद में आपका जो आय है वो हो जाती है 4,99,916 रुपए। तो आप देख सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स देना है। चूंकि आपकी आय 5 लाख रुपए से यहाँ पर कम हो गई है, इसलिए आपको 12,500 रुपए की छूट अंडर सेक्शन 87A के तहत मिल जाएगी, और आपका जो आयकर है वो शून्य हो जाएगा। तो यदि आपको अपना आयकर शून्य रखना है तो आपको 44,500 रुपए की बचत करनी होगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और यदि आप नई व्यवस्था का चुनाव गलती से भी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा, और आपका जो आयकर है वो 22,626 रुपए जाएगा, चाहे आपने कितनी भी बचत क्यों ना कर रखी हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पुरानी व्यवस्था ही चुननी है यदि आपको जीरो आयकर करना है।
बात करते हैं ऐसे शिक्षकों की जिनका चयन 72,825 शिक्षक भर्ती प्रथम बैच में हुआ है, तो इनका एनपीएस कट रहा है। तो 12 माह का इनका मूल वेतन हो जाता है 4,88,400 रुपये और इस पर महंगाई भत्ता हो जाता है 83,028 रुपये। कुल मिलाकर इनका जो वेतन हो जाता है महंगाई भत्ता प्लस मूल वेतन ये होता है 5,71,428 रुपये। इसका 10% कुल मिलाकर एनपीएस के रूप में काटा गया होगा, तो कुल मिलाकर आपके 57,143 रुपये एनपीएस के काटे गए होंगे और 1,044 रुपये आपके जीआईएस के काटे गए होंगे। मिलाकर आपकी बचत 58,187 रुपये पहले ही हो चुकी है। आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार यदि 1,340 रुपये मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की बचत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यदि इनकम टैक्स जीरो करना है तो 44,500 रुपये की बचत करनी थी। आपकी 58,187 रुपये की बचत पहले ही हो चुकी है। बस आपको पुरानी वाली कर व्यवस्था का चुनाव करना है। आगे बात करते हैं ऐसे शिक्षक जिनको 4,040 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है, तो ऐसे शिक्षकों का जो मकान किराया भत्ता है वो होता है 48,480 रुपये, जिसमें से हम 16,080 रुपये घटा देते हैं, क्योंकि 1,340 रुपये प्रति माह के हिसाब से 16,080 रुपये आपको मकान किराया भत्ता मिल रहा है। इतना हम पहले ही वेतन में जोड़ चुके हैं, तो इसका अंतर आता है 32,400 रुपये। तो यदि आप 4,040 रुपये मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 76,900 रुपये की बचत करनी है, क्योंकि 44,500 रुपये की तो बचत पहले ही करनी थी और 32,400 रुपये की और बचत करनी है। तो कुल मिलाकर आपकी बचत 76,900 रुपये होनी चाहिए, तभी आपका इनकम टैक्स जीरो हो सकता है। आगे बात करते हैं ऐसे शिक्षकों की जिनको 2,020 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है, तो इन शिक्षकों का 2,020 रुपये 12 महीने का हो जाता है 24,240 रुपये। 16,080 रुपये हम पहले ही वेतन में जोड़ चुके हैं, तो उसको घटा देते हैं तो इनके 8,160 रुपये आ जाते हैं। तो इन शिक्षकों को 44,500 रुपये की बचत तो करनी ही करनी थी, अब 8,160 रुपये की अतिरिक्त बचत करनी है। कुल मिलाकर यदि ये शिक्षक 63,181 रुपये की कुल बचत कर लेते हैं तो इनका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती द्वितीय बैच में नियुक्त शिक्षकों की कि इनको इस साल कितना टैक्स देना है और टैक्स बचाने के लिए इनको कितनी बचत करनी होगी। तो देखिए मार्च 2020 में इन शिक्षकों को 39,900 रुपये मूल वेतन मिल रहा था और इस पर 17% की दर से इनको 6,783 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा था और 1,340 रुपये इनको मकान किराया भत्ता मिल रहा था। इस प्रकार से देखा जाए तो 48,023 रुपये इन शिक्षकों को वेतन मिल रहा था। यही वेतन इनको अप्रैल माह में, मई माह में, जून माह में, जुलाई माह में, अगस्त माह में, सितंबर माह में, इसके बाद में अक्टूबर माह में, नवंबर माह में और दिसंबर माह में भी प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस वर्ष किसी प्रकार के डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो इनका वेतन इतना ही रहा है। क्योंकि इन शिक्षकों का जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी के माह में लगता है, तो जनवरी माह में इंक्रीमेंट लगने के बाद में इनका मूल वेतन हो जाता है 41,100 रुपये। इस पर 17% की दर से इनको महंगाई भत्ता मिलेगा जो हो जाता है 6,987 रुपये। 1,340 रुपये इन शिक्षकों को यदि मकान किराया भत्ता मिलता है तो इनका वेतन हो जाता है 49,427 रुपये। यही 49,427 रुपये इनको फरवरी माह में भी मिलेंगे और इन शिक्षकों को बोनस के 6,908 रुपये भी मिलेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो इन शिक्षकों का कुल वेतन हो जाता है 5,85,992 रुपये और इन शिक्षकों का 1,044 रुपये जीआईएस काटा जा चुका है। तो आगे देखते हैं इन शिक्षकों को आयकर यदि शून्य करना है तो कितनी बचत करनी होगी। तो यहाँ पर 5,85,992 रुपये में से मानक कटौती के हम 50,000 रुपये घटा देते हैं और उसके बाद में कुल मिलाकर 5,50,000 रुपये घटा देते हैं तो इन शिक्षकों को 35,992 रुपये या इससे अधिक की बचत करनी होगी, तभी इनका इनकम टैक्स जीरो हो सकता है। ध्यान रखना है कि ये जो हम बात बता रहे हैं इस दशा में आपको पुराना वाला टैक्स का विकल्प चुनना है
और 1340 रुपये यदि आपका मकान किराया भत्ता मिल रहा है तभी ये नियम लागू होगा। यदि आपको 1340 रुपये से ज़्यादा मकान किराया भत्ता मिल रहा है तब ये बचत आपकी कुछ बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, यदि 1340 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है और पुराने ऑप्शन का आप चुनाव कर रहे हैं तो 36,000 रुपये या इससे अधिक की बचत आपको करनी है। यदि आपको 4,040 रुपये अर्थात महानगरीय मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 35,992 रुपये की जो पहले बचत करनी थी वो तो करनी ही थी, अब 32,400 रुपये की अतिरिक्त बचत करनी है। कुल मिलाकर आपको 68,392 रुपये से ज़्यादा की बचत करनी है। यदि आप इस अमाउंट से ज़्यादा की बचत कर लेते हैं तो आपका इनकम टैक्स 0 हो सकता है, बशर्ते आपको पुरानी वाली व्यवस्था का चुनाव करना होगा। यदि आपको 2,020 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो आपको कितनी बचत करनी है आइए जान लेते हैं। 35,992 रुपये की बचत तो करनी ही थी, 8,160 रुपये की अतिरिक्त बचत करनी है। तो यदि आप कुल मिलाकर 44,152 रुपये से ज़्यादा की बचत कर लेते हैं तो आपका इनकम टैक्स इस दशा में भी शून्य हो सकता है, बशर्ते आपने पुरानी वाली व्यवस्था का चुनाव किया हो। अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो पहली वाली जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत और तीसरी वाली जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत आपको किसी प्रकार की बचत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने रुपए की आपकी जो बचत है वो पहले ही एनपीएस के रूप में हो चुकी है। क्योंकि आपका जो एनपीएस है वो 50,000 से ऊपर का बैठता है और 50,000 से ऊपर जो एनपीएस होगा वो उसकी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। यदि आपको 4,040 रुपये मकान किराया भत्ता मिल रहा है तो ऐसी दशा में आपको 15,000 रुपये अतिरिक्त बचत करने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपना आयकर यहाँ पर शून्य कर पाएँ। तो आयकर शून्य करने के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहली बात पुरानी व्यवस्था का ही चुनाव करना है और उसके बाद में आपको अपने बचत संबंधी प्रपत्र अपनी विवरणिका के साथ में भरकर जमा करने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।